नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए आदर्श हिंदू होटल का 12वां अध्याय। आदर्श हिंदू होटल से संबंधित सारे पार्ट्स आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साथ साथ एंड स्क्रीन में भी दे दूंगी। इसके अलावा अन्य कहानियों के लिंक और उपन्यास के लिंक भी आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आदर्श हिंदू होटल का 12वां अध्याय। अब तक आपने देखा कि हजारी की नौकरी चली जाती है तो वो गोपाल नगर जाकर एक परिवार में नौकरी करता है। वहाँ से छुट्टी लेकर अपने गांव आता है। अब वो गांव से फिर से जाना चाहता है, किंतु वह कुसुम की तबीयत खराब है, यह सुनकर रानाघाट के लिए चल पड़ता है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे की कहानी। रात में सारी रात हजारी सो नहीं सका। अतसी जैसी बड़े घर की सुंदर लड़की का स्नेह पाने का एक तरह का नशा ही है। वह नशा हजारी पर छा गया। यह उसके जीवन की एक अद्भुत घटना है। सवेरे उठकर वह रानाघाट के लिए चल पड़ा। ज़्यादा नहीं, 5-6 मील का रास्ता है। पैदल चलकर 8:30 बजे के लगभग स्टेशन के पास वाले सागौन के जंगलों में जा पहुंचा। रेल बाजार में घुसते ही उसकी इच्छा हुई कि एक बार अपने पुराने काम की जगह को जाकर देखता जाए। आज लगभग 5 महीने हुए उसने रानाघाट छोड़ा था। दूर से ही बेचू चक्रवर्ती के होटल का साइन बोर्ड देखकर उसका मन उत्तेजना और कौतूहल से भर उठा। पिछले 6 वर्षों की जाने कितनी स्मृतियां टीन के छाजन वाले इस घर से जुड़ी हुई हैं। होटल के गद्दी घर में घुसते ही सबसे पहले वह बेचू चक्रवर्ती के सामने पड़ गया। लगभग 10:30 बज गए थे। ग्राहकों का आना जाना शुरू हो गया था। पहले ही की तरह बेचू चक्रवर्ती गद्दीधर की चौकी पर कैश बॉक्स सामने बैठे हुक्का पी रहे थे। हजारी ने प्रणाम किया तो उन्होंने कहा, अरे अरे हजारी ठाकुर, कैसे हैं आजकल? कहाँ, खूब मजे में हो ना? हजारी मानो पलक मारते ही फिर बेचू चक्रवर्ती के यहाँ नौकरी करने वाला रसोइया ब्राह्मण बन गया। जाने कहाँ से वैसा ही डर, संकोच और मालिक के प्रति आदर उड़कर उसके सारे देह मन पर छा गया। वह पहले की ही तरह संकुचित भाव से बोला, जी जी, आपकी दया से एक तरह से। जी, आप तो अच्छी तरह से हैं। आजकल हो कहाँ? जी, गोपाल नगर के कुंडू बाबू के यहाँ हूँ। घर का काम करते हो? कितने दिनों से वहाँ हो? यही 4-5 महीनों से हूँ बाबू। ठीक है, लेकिन तनख्वाह वहाँ कितनी पाते हो? होटल की तरह गृहस्थ के घर में भला तनख्वाह कहाँ मिलेगी? बेचू चक्रवर्ती को इस बात में हजारी को एक तरह का अलहदा सुर सुनाई पड़ा। आखिर मामला क्या है? बेचू चक्रवर्ती ने क्या फिर उसको अपने होटल में रखना चाहते हैं? उसके मन में कौतूहल और देखा जाए अंत तक क्या होता है। उसने विनयपूर्वक कहा, ठीक कहते हैं बाबू, तनख्वाह तो ज़्यादा नहीं है। गृहस्थ लोग कहाँ से ज़्यादा तनख्वाह देंगे? तब क्या फिर से हमारे यहाँ आए हो? जी हाँ बाबू। क्या सोचकर आए हो? रहोगे यहाँ? हजारी ने बिना कुछ सोचे समझे कह दिया, अगर आपकी दया होगी तो ठीक है, रह जाओ। पुराने आदमी हो, जाओ काम शुरू कर दो। और हाँ, अपने कपड़े लत्ते लाए हो? कहाँ हैं? नहीं बाबू, पहले से कैसे ले आता, सब गोपाल नगर में है। दया करके नौकरी में रखेंगे न रखेंगे यह जाने बिना कैसे वह सब? अच्छा, जाओ भीतर जाओ। रतन ठाकुर बीमार है, बंसी अकेला है। तुम इस वक्त काम में लग जाओ। इस महीने के कई दिनों का टूटा खुदरा पैसा तुम पेशगी ले लेना। हजारी ने कृतज्ञतापूर्वक एक बार फिर बेचू चक्रवर्ती को सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर वह मशीन के पुतले की तरह रसोई घर की ओर चला। बंशी ठाकुर सामने ही था। उसे देखकर बंशी अवाक होकर ताकता रह गया। हजारी ने कहा, बाबू ने बुलाकर मुझे बहाल कर लिया। अच्छे हो बंशी, तुम्हारा वह भांजा अच्छी तरह से है ना? बंशी, अरे आओ आओ हजारी भैया, तुम्हारी चर्चा अक्सर हुआ करती है। तुम खूब मजे में हो ना? इतने दिनों तक कहाँ थे? अरे देगचे में क्या चढ़ा है? हटो, कलछुन दो। अभी तक मछली नहीं हुई शायद। जाओ तुम जाकर मछली चढ़ा दो। तेल पहले ही जितना मिलता है या कुछ बड़ा है? बंसी, जब इतने दिनों बाद आए हो तो जरा दम तो लो। ठहरो, अभी दाल में नमक नहीं पड़ा, डाल देना। कहकर वह चटाई की आड़ में जाकर गांजा तैयार करने चला गया। धीमे धीमे बोला, तुम्हें क्या शौक से बहाल किया है? तुम्हारे चले जाने से इधर होटल की बड़ी बदनामी हो गई। कलकत्ता वाले उन बाबुओं के 2-3 दल भी आए थे। उन्होंने ज्यों ही सुना कि तुम नहीं हो, उन लोगों ने कहा उसी ठाकुर के हाथ की रसोई खाने के लिए तो यहाँ आना हुआ। जब वही नहीं है तो हम लोग रेल के होटल में खाएंगे। हाट वाले बहुत से ग्राहक भी टूटकर जादू बाडूची के होटल में चले गए। बाबू ने तुम्हें क्यों यूं ही बहाल किया है जानते हो? जादू बाडूची के होटल वाले तुम्हें पावे तो उठा ले जाएं। उन लोगों ने तुम्हें बहुत ढूंढा था।
बंसी के हाथ से गांजे की चिल्लम लेकर और दम मारकर हजारी कुछ देर आंखें मूंदकर चुपचाप बैठा रहा। क्या होते क्या हो गया, वह तो नौकरी करने के लिए रानाघाट नहीं आया था, लेकिन पुरानी जगह पुराने वातावरण में आकर उसने समझ लिया कि इतने दिनों तक उसके मन में सुख नहीं था। यह बेचू चक्रवर्ती का होटल, यह चटाई से घिरा हुआ रसोई घर, यह पत्थर के इले का पहाड़, यह कलछून सड़सी, यही तो उसका अति परिचित स्वर्ग है। इन सबको छोड़कर वह कहाँ जाएगा। भगवान ऐसे सुख का दिन आदमी के जीवन में फिर ला देते हैं। बंशी के हाथ से चिल्लम वापस देकर उसने खुशी खुशी कहा, लो एक फूंक और मार लो, दाल में छौंक दे दूं। इस वक्त अभी तक बाजार का सामान नहीं आया। बंसी बोला, सिर्फ मछली आई है, साग सब्जी के लिए गोबरा गया है। गोबरा नया नौकर अच्छा आदमी है, मुझ पर उसकी बड़ी भक्ति है, आ जाए तो देखना। इसी समय तीसरे दर्जे का टिकट लेकर दो आदमी खाने वाले कमरे में आए। उन्हें देखते ही पुराने दिनों के अभ्यास के मुताबिक हजारी पुकार उठा, बैठिए बाबू, जगह बनी हुई है, खाना लिए आता हूँ, बैठिए बैठिए। इतने सवेरे अभी मछली तो नहीं हुई है, सिर्फ दाल और भुजिया है। बंशी भात तो ले आना, दाल में छौंक दे दूं। वक्त भी लगभग 10 का हो रहा है, कृष्णा नगर वाली गाड़ी के आने का समय हो गया है। आजकल स्टेशन से ग्राहक कौन लाता है। हजारी के देह मन को जैसे नई ताकत और नया उत्साह मिल गया। हजार हो, रानाघाट शहर बाजार वाली जगह है, कितने आदमी जन हैं, गाड़ी घोड़ा शोरगुल भाग दौड़, रेल गाड़ी। एक बार यहाँ रह चुकने के बाद दूसरी जगह क्या किसी का मन लग सकता है। यह तो एक जगह जैसी जगह है। इसी समय एक काला सा छोकरा सिर पर तरकारियों का बोझा उठाए चुपकर रसोई घर में घुसा। उसके पीछे पीछे पद्दो मेहरी भी आई। पद्दो मेहरी बोलती हुई चली आ रही थी, बाप रे, रानाघाट के बाजार में तो अब बैगन खरीदने की हिम्मत नहीं। 8 पैसे सेर का भाव। भला देश भर में किसने सुना है, जाने कहाँ के ठगों ने मिलकर बाजार में आग लगा रखी है। सब कुछ कलकत्ता जा रहा है, सब कुछ कलकत्ता जा रहा है। तब गरीब लोग क्या खरीदे और क्या खाए। ओ बंसी, घटी इसके सर से उतार लो। दरवाजे की चौखट पर पाँव रखते ही थाली में भात परसते हजारी को सामने देखकर थमकर खड़ी हो गई। उसे तो एक बार की काट ही मार गया। पद्दो मेहरी को देखते ही हजारी भी हक्का बक्का हो गया। उसका पुराना डर जाने कहाँ से फिर लौट आया। वह सूखी हंसी हंसकर हकलाता हुआ बोला, अरे पद्दो दीदी, अच्छी तो हो। मैं पद्दो मेहरी ने अचरज के भाव से संभलकर बंसी से कहा, बोझा उतार लो ना ठाकुर। वह सिर पर बोझा लिए मस्खरे की तरह खड़ा है। मछली हुई। उसके बाद हजारी को हिकारत भरी नजरों से देखकर भी, कब आए। आज ही आया पद्दो दीदी। इस वक्त यहाँ रहोगे। बंशी ने कहा। हजारी को बाबू ने फिर बेहाल कर दिया, वह यहाँ काम करेगा। पद्दो मेहरी कड़वाहट से कहा, ठीक है। फिर वह रसोई घर में रुकी नहीं, बाहर चली गई। बंसी ने धीमी आवाज में कहा, पद्दो दीदी नाराज हो गई, अब बाबू के साथ उसकी बनेगी। दोपहर भर पद्दो रसोई घर में और नहीं दिखी। हजारी का मन छटपट रहा था कि कब वह काम खत्म करे जाकर कुसुम से मिले। उसने देखा होटल में ग्राहक सचमुच कम हो गए हैं। पहले जहां 2:30 बजे से पहले काम खत्म नहीं होता था, आज 1 ही बजे बाहर के ग्राहकों का आना बंद हो गया। हजारी ने कहा, अरे बंसी, 3rd क्लास में तो कुल 30 ही हैं। पहले तो 1 जून 70-75 होते थे, इतने ग्राहक कहाँ गए। बंसी ने कहा, आज तो फिर भी कुछ बड़े हैं, बीच में हालत और बिगड़ गई थी। ऐसे दिन भी गुजरे जब 3rd क्लास में 20 ही टिकट हुए। ज्यादा लोग जादू बड़ुज्जे के होटल में चले जाते हैं। उनके यहाँ इस वक्त 100 और उस वक्त 60-70 ग्राहक होते हैं। हाट के दिन तो और ज्यादा होते हैं, और ग्राहक रहे भी कहाँ से बताओ। ग्राहकों के मांगने पर किसी दिन मछली की मुड़ी नहीं मिलेगी, और जब भी मछली बड़ी कटेगी मुड़ी पद्दो दीदी घर ले जाएंगी। हम लोग तो कुछ कह नहीं सकते। ऊपर से आजकल पद्दो दीदी ने जो चोरी करना भी शुरू कर दिया। वह सारी बातें फिर किसी वक्त कहूँगा, पहले तुम खाना खा लो। होटल से खाना वाना निपटाकर हजारी बाहर निकला। मोड़ की दुकान से 1 पैसे की बीड़ी खरीदकर सुलगाई। चूर्णी के किनारे अपनी उस परिचित जगह पर वह बहुत दिनों से नहीं बैठा, फिर जाकर वहां बैठना होगा। रास्ते में राधा वल्लभ तले उसने भक्ति भाव से प्रणाम किया। आज उसके मन में बहुत आनंद है। राधा वल्लभ जागृत देवता है, उन्होंने उसे उस दिन भी दिखाए। आज सवेरे जब वह घर से बाहर निकला था, तब क्या उसने सोचा था कि यह भी तो सपने का भी सपना है। चोर कहकर बदनामी करके जिसे उन लोगों ने निकाल दिया था, आज उन्हीं लोगों ने नौकरी पर फिर बहाल किया। चूर्णी नदी के किनारे परिचित पेड़ के नीचे बैठकर मन के आनंद में उसने 1 पैसे की बीड़ी फूंक डाली। कुसुम के घर इस समय सब लोग सो रहे होंगे। गृहस्थ के घर मिलने जुलने का यह समय नहीं। दिन कब ढलेगा
4 बजे से पहले कुसुम के यहाँ जाना ठीक नहीं होगा, अभी 1.5 घंटे की देर है। किसी दिन गोपाल नगर कुंडो के यहाँ से अपने कपड़ों की पोटली ले आएगा। पिछले महीने की तनख्वाह बाकी है, दे दे तो अच्छा, नहीं तो क्या किया जा सकता है। आज रात रहते ही उठने की वजह से नींद नहीं आई थी। उस पर बहुत दिनों के बाद होटल की मशक्कत और 5 कोस पैदल चलकर राना घाट आने की वजह से हजारी का शरीर थका हुआ था। पेड़ के नीचे छांव में जाने कब उसे नींद आ गई। जब नींद खुली तो सूरज की ओर देखकर उसने देखा कि 4 बज गए हैं। कुछ देर बाद उसने कुसुम के दरवाजे की कुंडी खटखटाई। कुसुम ने खुद ही आकर दरवाजा खोला और हजारी को देखकर अवाक होकर बोली, ताऊ जी कहाँ से आए? आइए आइए। उसके बाद उसने झुककर हजारी के पैरों की धूल लेकर प्रणाम किया। हजारी ने हंसते हुए कहा, कल्याण हो बेटी, लड़के बच्चे सब भले चंगे हैं ना? तू तो कितनी दुबली हो गई। अरे तुम्हारे काका से सुना कि तुम बहुत बीमार हो गई थी। कुसुम ने उसे घर के अंदर ले जाकर जमीन पर दरी बिछाकर बिठाया, फिर कहा, डर की कोई बात नहीं है ताऊ जी, जल्दी मरने वाली नहीं हूँ। आप जब से गए फिर कोई खबर ही नहीं मिली। जानते हैं ताऊ जी, बीमारी ने मुझे आपकी कितनी याद आई थी। अगर आप मर ही जाती तो फिर आपसे मुलाकात होती। छी छी बेटी, ऐसी बात नहीं बोलते। इतने दिनों आप कहाँ थे? आज कहाँ से आए? एंडोशाला से। कुसुम घबराकर बोली, पैदल ही आए शायद, खाना वाना? हजारी ने हंसकर कहा, घबराओ नहीं बेटी, सब बताता हूँ। सवेरे एंडोशाला से निकला था, सोचा चलूँ एक बार राना घाट, तुमसे मिल लेने की बड़ी इच्छा हुई। रेल बाजार में बेचू के होटल में मिलने गए, वैसे ही उन्होंने मुझे काम पर बहाल कर लिया। वहाँ का काम धंधा निपटाकर चूर्णी के किनारे टहलकर चला आ रहा हूँ। अच्छा, उन्होंने फिर आपको बुलाकर बहाल कर लिया? तब झूठ मूठ चोरी का इल्जाम लगाया था, क्यों? पौधो है? पौधो है, वह कहाँ जाएगी, ऐसी वैसी है, खूब है। फिर जरा अभिमान के स्वर में बोला, मुझे रखे बिना उनका होटल नहीं चल रहा था। ग्राहक तो आधे से ज्यादा टूट गए, सब लोग बाड़ूजे के होटल में चले जा रहे हैं। हजार हो, होटल के मालिक है, लिहाजा उसके मालिक जैसे ही हैं। जदू बाड़ूजे का नाम जरा आदर के साथ ही हजारी के मुंह से निकला। कुसुम अवाक होकर थोड़ी देर खड़ी रही, फिर अचानक परेशान होकर बोली, जरा बैठिए ताऊ जी, मैं भी आई। नहीं नहीं सुनो, अभी खाने पीने का कोई झंझट मत करो। नहीं आप बैठिए, मैं भी आती हूँ। कोई बात काम नहीं आई। जरा देर में कुसुम एक कटोरे में गर्म दूध और एक रकाबी में 2 बर्फी संदेश ले आई। उसे हजारी के सामने रखकर उसने कहा, थोड़ा नाश्ता कर लीजिए। यही तो तुम लोगों में खराबी है, मना करने पर भी नहीं मानती हो। कुसुम ने हंसते हुए कहा, बात जरा देर बाद सुनूंगी, दूध सारा पी जाइए। और बढ़िया दूध है, अपनी गाय का, सार गाढ़ा उठाया हुआ, दोपहर को आंच पर बैठाया हुआ था। तुमने तो मुश्किल में डाल दिया बेटी। पान बनाकर हजारी को देती हुई कुसुम बोली, ताऊ जी होटल अच्छा लग रहा है? बुरा तो नहीं लगता, आज खासा अच्छा लगा, लेकिन क्या सोच रहा हूँ जानती हो बेटी? इस रेल बाजार में एक और होटल मजे में चल सकता है। मजे में नहीं चल सकता ताऊ जी, खूब अच्छी तरह से चल सकता है। आप अपने नाम से होटल खोलेंगे तो सारे होटल फीके पड़ जाएंगे। तुम ऐसा ही समझती हो बेटी? हाँ मैं ऐसा ही समझती हूँ, आप होटल खोलिए। कल ही एक और आदमी ने यह बात कही थी। तुम्हारी ही तरह मेरी एक और बेटी है, हमारे ही गांव की। कौन ताऊ जी? अरे हरी बाबू की बेटी अत्सी, वह टेम्पी की सहेली है, दोनों में बड़ा अपनापा है। वह कल ही मुझसे कह रही थी। हमारे यहाँ के बाबू की लड़की? मैंने तो उसे कभी नहीं देखा, उम्र क्या है? अरे थोड़े ही दिन पहले गाँव आए, तुम देखती कैसे? उम्र 16-17 की होगी, बड़ी अच्छी लड़की है। जब सभी लोग कह रहे हैं तो ऐसा ही कीजिए ना, रुपए मैं दूंगी। अत्सी ने भी देने को कहा। दोनों से रुपए लेकर शान से होटल खोलूंगा, लेकिन डर लगता है कि तुम्हारी जमा पूंजी लेने के बाद अगर कहीं घाटा लगा तो मैं ना इधर का रहूंगा ना उधर का। अत्सी तो फिर भी बड़े आदमी की बेटी है, उसके 200 रुपये डूब भी जाएंगे तो उसका कुछ नहीं बनेगा, बिगड़ेगा नहीं। बाबूजी आपको मेरे रुपए भी लगाने होंगे, कुछ नहीं सुनूंगी। मैं तुम दोनों के ही रुपए लूंगा। ठहरो, मैं कल से जगह तलाश करता हूँ, लेकिन तुम्हारे रुपए डूब जाएं तो दोष मत देना। ताऊ जी मैं कहती हूँ, आप होटल खोलेंगे तो रुपए डूबेंगे नहीं, फिर भी अगर डूब जाए तो क्या होगा? मैं आपको दोष नहीं दूंगी। चलते वक्त कुसुम ने कहा, ताऊ जी मैं सोच रही हूँ कि परसों संक्रांति के दिन सत्यनारायण की कथा सुनूं। रात में आप प्रसाद यहीं पाइएगा। यह कैसे होगा बेटी? मुझे तो रात 12 बजे से पहले छुट्टी ना मिलेगी। तब अगले दिन दोपहर को आप 1 बजे आइएगा, मैं पूरी बनाकर रखूंगी, आप तरकारी बना लीजिएगा। बात पक्की रही, लेकिन आपको आना जरूर पड़ेगा ताऊ जी। होटल में लौटकर उसने बड़े देग में खाना चढ़ा दिया। बंशी ठाकुर अभी तक नहीं आया था।
हजारी बड़ी खुशी से चारों तरफ देखने लगा। वही परिचित पुराना रसोई घर, यहाँ तक कि एक पुरानी लोहे की खंती, खंती माने करछी, जिसे 5 महीने पहले उसने टीन की छाजन में खोस दिया था, अब भी जंग लगी हालत में ज्यों की त्यों वहीं पड़ी थी। वही बंसी है, वही रतन है और वही पद्दो दीदी। बंसी अंदर आया। हजारी ने कहा, आज पपीता काट दो बंसी, बहुत दिनों के बाद जरा पपीते की तरकारी मन से बनाओ, एक ही दिन में बाड़ूजे के होटल को पछाड़ दूंगा। गद्दी घर में पद्दो मैरी की आवाज सुनकर बंसी ने कहा, ओ पद्दो दीदी जरा सुनना, इधर तो, ओ पद्दो दीदी। पद्दो मैरी 3rd क्लास के खाने वाले कमरे में से होकर रसोई घर में आई। बोलो क्या है? बंशी, इस वक्त क्या खाना बनेगा? हजारी पपीते की बढ़िया तरकारी बनाने को कह रहा है। आज से हम लोगों को भी तो थोड़ा भला बुरा देखकर चलना होगा, क्या कहती हो? पद्दो मैरी, नहीं, पपीता कल बनेगा, आज इस वक्त विलायती कुमड़ा बनेगा और बारीक कटी मछली का झोल। सवेरे झींगा मछली का भाव 7 आने से था, देखो इस वक्त कौन मछली मिलती है। ओ पद्दो दीदी थोड़ा मांस बनवाइए ना, हजारी ने कहा। अब तक पद्दो मैरी ने सीधे सीधे हजारी से बात नहीं की थी। दिन भर में यही पहली बार उसने उसकी ओर देखकर कहा, मांस बुधवार को बन चुका है, आज नहीं बनेगा, शनिवार को बनेगा। पद्दो मैरी ने उससे बात की। इससे हजारी पुलकित हो गया और पुलक का पहला क्षण बीतते न बीतते उसे एकदम विस्मित और चकित करती हुई पद्दो मैरी ने पूछा, इतने दिनों तक कहाँ थे ठाकुर? हजारी ने आग्रहपूर्वक कहा, मेरे बारे में पूछ रहे हो दीदी? हाँ, गोपाल नगर में कुंडू बाबू के यहाँ। मैं छुट्टी लेकर घर आया था, उसके बाद आज घूमने राना घाट आया था। सो बाबू ने कहा, हाँ हाँ अच्छा है, रहो रहो ना, लेकिन मैं कह देती हूँ यहाँ का सामान बाहर नहीं ले जा सकोगे। बाबू ने वह सब एकदम बंद कर दिया, जो खा सकते हो वह यहीं खाओ, समझे? नहीं पद्दो दीदी, बाहर क्यों ले जाऊंगा? नहीं ले जाऊंगा। क्यों, तुम्हारी वही कुसुम कैसी है, उससे मिलने नहीं गए? पद्दो मेरी की आवाज में विद्रूप और श्लेष का भाव था। हजारी लज्जित और अप्रतिभ होकर जवाब दिया, कुसुम, हाँ कुसुम अच्छी है। पद्दो मैरी मुंह फिराकर शायद हंसी, कम से कम हजारी को तो ऐसा ही लगा। पद्दो मैरी के जाते ही बंसी ने कहा, चलो नौकरी तो तुम्हारी पक्की हो गई हजारी भैया। ऐसा लगता है दोपहर में हम लोगों के चले जाने के बाद मालिक मालकिन में सलाह मशवरा हुआ, चलो एक चिल्लम भरी जाए। हजारी हंसा, सब कुछ अच्छा है, लेकिन पद्दो मैरी ने इसके बीच फिर कुसुम की बात को क्यों उठाया? बहुत छोटा मन है उसका, छी। बंसी ने बाहर से दबी आवाज में पुकारा, ओ हजारी भैया आओ जरा एक दम मार लो। गांजे का दम लगाकर हजारी रसोई घर में आकर बैठा ही था कि अतसी का चेहरा उसकी आंखों के सामने नाच गया। दुर्गा की मूरत जैसी अतसी, उसका मन कितना अच्छा है। अतसी अगर देख पाती कि उसके काका बाबू गांजा पीते हैं, इसलिए तो वह गांव में कभी गांजा नहीं पीता। लड़के बच्चों के सामने बड़ी शर्म की बात है। 80 रुपये देना चाहती है, होटल उसे खोलना ही पड़ेगा। यह बात एक बार बंसी से कहे। बंशी और रतन अच्छे आदमी हैं, उन दोनों ही पर तो विश्वास किया जा सकता है, दोनों ही आदमी उसे चाहते हैं। उसने बंसी से पूछा, आजकल रात को चटनी बनती है? रोज नहीं, अभी नींबू सस्ता है, नींबू दिया जाता है, 1 पैसे में 6-7 नींबू आ जाते हैं। मुझे तो कुछ कर दिखाना होगा ना, मैं सोच रहा हूँ बड़ी की खटाई बना दूँ। अरे तुम्हारे सोचने से क्या होगा, पद्दो दीदी पास करेंगी तो कुछ बनेगा ना। यहाँ का तो सारा आइन कानून भूल गए क्या हजारी भैया? हजारी हो करके हंस पड़ा, बोला, बंशी जरा चाय बनाकर क्यों ना पी ली जाए, है इंतजाम? बंशी ने कहा, चाय पियोगे? मैं सारा इंतजाम किए देता हूँ। दाल चढ़ाकर कलछुल से गर्म पानी इस लोटे में निकाल लो, चीनी है ही, चाय मैं लिए आता हूँ। पिछले साल हम लोग किस तरह चाय पिया करते थे, याद है ना? आधी का रस भी डाल दूंगा। आधे घंटे के अंदर हजारी और बंसी कलई वाली कटोरियों में खुशी खुशी चाय पी रहे थे। भूत की तरह खटने के बाद यही तो आनंद क्या कम है। हजारी टकटकी लगाकर आंख की ओर देखता हुआ चिंता भरे स्वर में बोला, जहां जिसका मन टिके समझे भाई। बंशी, गोपाल नगर में शाम के वक्त रोज उन लोगों के मंदिर में भगवान का भोग लगता था। उसमें संदेश, कटे हुए फल, भीगी हुई मूंग की दाल मुझे खाने को देते थे। चाय मैं चूल्हे पर खुद बना लेता था, लेकिन उसमें क्या ऐसा मजा था। रसोई घर में अकेला बैठकर चाय पीता और खाना खाता, मन हाय हाय किया करता, खाकर भी खाने का सुख नहीं था। आज सिर्फ चाय पी रहा हूँ, लेकिन कितनी मीठी लग रही है। रात हो गई। स्टेशन के प्लेटफार्म पर किसी गाड़ी की आवाज़ सुनकर हजारी ने कहा, अरे बंसी, कृष्णा नगर वाली गाड़ी आ गई, दाल में कटी मछली डाल दो। इसी से मैं खाने के कमरे से गोबरा ने आवाज़ लगाई, 3rd क्लास 2 थाली।
उत्तेजना से हजारी का सारा शरीर जाने कैसा हो उठा। काम की कैसी भीड़, लोगों का कैसा शोरगुल, कैसी व्यस्तता। स्त्री में तो मजा है। इसके बाद बदले गोपाल नगर जैसे देहाती गांव में कुंडुओं के पुराने जमाने के बहुत बड़े और सन्नाटे भरे घर के सुनसान रसोई घर में के कोने में बैठकर लकड़ियां गिनते गिनते और पीछे वाले बागीचे के बड़े से इमली के चमगादड़ लटके डाल पत्तों की ओर देखते देखते रसोई बनाना, यह क्या उससे हो पाता। वह ठहरा शहरी आदमी,